नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 22 में 20 महाराष्ट्र का महासंग्राम। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव और सरकार दोनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एमपी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में रिपीट हो रहा है। संकट में महाविकास अघाड़ी सरकार है। ऐसे में उद्धव सरकार को बचाने की जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई है, जो एमपी बीजेपी को रास नहीं आया। तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि 6 साल में 7 राज्यों में भाजपा का ऑपरेशन लोटस चला और अब उद्धव और सरकार दोनों का संकट है। एकनाथ शिंदे ने नया चीफ व्हिप नियुक्त कर शिवसेना पार्टी पर ही दावा ठोका है। उधर उद्धव से मिलने पहुंचे शरद पवार। ऐसे में अब उद्धव सरकार का क्या होगा? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले सीएम और शिव नेता के नए एक नेता के रूप में सामने आएंगे। कई सारे सवाल हैं। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में रिपीट हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी प्लानिंग के साथ बगावत की है। पहले मंगलवार को सूरत में ठहरे बागी विधायक बुधवार की सुबह गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। 25 बागी विधायकों से शुरू हुआ सिलसिला 42 विधायकों तक पहुंच चुका है। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली है, जबकि 3 बार मात खानी पड़ी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को सियासी संकट से बचाने के लिए कांग्रेस ने सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजा है। उन्हें पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी देने के साथ ऑब्जर्वर बनाया है। लेकिन सबके मन में ये सवाल है कि ये जिम्मा कमलनाथ को ही क्यों दिया गया, जबकि वे खुद ही इसी तरह के सियासी घटनाक्रम में मध्य प्रदेश में अपनी सरकार गंवा बैठे थे। इस पर बीजेपी तंज भी कस रही है। वीडी शर्मा ने कहा कि जो अपना घर नहीं बचा पाए, वे मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र का भी बंटाधार करके आएंगे। सबका सवाल है। अरे मेरा कहना है कि कमलनाथ जी को चाहे महाराष्ट्र में भेजें या कहीं भी भेजें, ये उनके नेतृत्व का निर्णय है। लेकिन जो हम अपना घर नहीं बचा पाए, माननीय कमलनाथ जी देखते रह गए, उनके विधायक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं सुने, तो महाराष्ट्र के विधायक उनकी क्या सुनेंगे? यहाँ भी बंटा ढार हुआ और जल्दी ही वहां भी बंटा ढार होगा। माचिस को भेजा है आग बुझाना। कमोबेश वही स्थिति पुनः हो रही है। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। कमलनाथ जी को भेजा है और अपने कहावत है कि जहां जहां संत मठाको जाए। अब कमलनाथ जी गए तो तय है कि ये सरकार अब जा रही है शिवसेना। अब कांग्रेस द्वारा कमलनाथ को महाराष्ट्र सरकार के लिए संकट मोचक बनाने पर भाजपा भले ही तंज कस रही हो, लेकिन कमलनाथ को जिम्मेदारी देने की क्या है बड़ी वजह, जानते हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद सियासी दूत, महाअघाड़ी नेताओं से भी अच्छे संबंध, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेताओं से कमलनाथ के मजबूत रिश्ते, महाराष्ट्र में कॉरपोरेट सेक्टर में कमलनाथ की अच्छी बैठ, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे भी हमेशा संपर्क में रहे हैं कमलनाथ के। शिंदे के बगावती तेवर में कांग्रेस हाईकमान को कमलनाथ पर ही भरोसा। सियासी संकट में कमलनाथ को पहली बार नहीं भेजा। राजस्थान सरकार बचाने की भी जिम्मेदारी मिली थी। 2019 में कर्नाटक सरकार को बचाने के लिए भी कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई थी। G23 के नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी कमलनाथ को ही दी गई थी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिराने के लिए बीजेपी वैसा ही ऑपरेशन चला रही है, जैसा 2 साल पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट कराने चलाया गया था। ठीक उसी तरह शिवसेना के एकनाथ शिंदे उद्धव सरकार के लिए बड़ा संकट बन गए हैं, जिस पर कमलनाथ बीजेपी पर सौदे की राजनीति करने का सीधा आरोप लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि बीजेपी में खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं। ये हमारे संविधान के विपरीत है और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक दिखाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। मध्य प्रदेश का सियासी चैप्टर महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हो चुकी और महाराष्ट्र में अब हो रही सियासी उथल-पुथल में बहुत कुछ समान है। साल 2018 में जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की, विधायक भोपाल से बैंगलोर शिफ्ट किए गए, ठीक वैसा ही सीन अब महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर सूरत में कैंप किए रहे।
बाद में विधायक गुवाहाटी शिफ्ट कर दिए गए। कहा जाए तो एमपी की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने पॉलिटिकल ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, लेकिन महाराष्ट्र की इस सियासी महाभारत का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो 22 में 20 और एक बात आ रही है, मध्य प्रदेश की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर लें, और जो जहां जहां बचाने की बारी आई थी वहां की बात कर लें। ये घटनाक्रम जो है अचानक से ऐसे घटने क्यों लगते हैं, ना जाने क्या हो गया है। बहुत सारे आरोप आते हैं ना, लोकतंत्र की हत्या, अपमान, जनता के आशीर्वाद का अपमान, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि शायद आने वाले समय में क्या यही सब होता रहेगा। यही होता रहेगा तो फिर इतने लोगों को इन्वॉल्व करना, इतनी बातें करना, कह देना। देखिए ये जो कुछ भी हुआ है कुछ ना कुछ है, लेकिन एक नाराजगी के चलते उठ के और पूरा कुनबई उठा के ले गए आप, और इधर उधर सबको बंद कर लिया। ये कुछ समय से लगातार बहुत ज्यादा बार देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह से। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसकी बनेगी उसके लिए तो बहुत अच्छा ही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, क्या है इसके पीछे, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हमारे साथ, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे ही करना चाहती हूँ। वैसे तो कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी, होना चाहिए, सरकार आती है मजा आता है, लेकिन ये ऐसा करना क्या ठीक है? मतलब मैं ये भी नहीं कह पाऊंगी कि आपने कोशिश कर दी, जब तक कोई ऐसे इनपुट मेरे पास ना आ जाए, क्योंकि जो नाराज होकर उठाकर ही ले गए हैं उनकी कहानी कुछ और थी, वो चाहते कुछ और थे। तो क्या मतलब माना जाए, अनदेखी हो गई इसलिए आ गए, या कुछ ऐसा गणित लगाया? और कमलनाथ जी आई गए हालांकि समझाने के बाद, तो क्या समझे इसको? देखिए राखी जी, मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है। राजनीति के माध्यम से हम सेवा करते हैं जनता की, और सत्ता, जब किसी भी दल को सत्ता मिलेगी तभी वह जनता की सेवा कर सकता है, तभी वह ऐसी नीतियां बनाएगा, जनहितैषी नीति बना करके जन कल्याणकारी कार्य कर सकता है, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी कर रहे हैं। तो ये है राजनीति में। लेकिन आप देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ये तो आपस में महाविकास अघाड़ी जो है, जिसमें कि शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी है। जी सरकार किसकी बनेगी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे महागठबंधन की बात हो रही है, किसकी सरकार बनेगी? कितने खुश है मध्य प्रदेश में सब लोग, महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक। देखिए महाराष्ट्र से लेके देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, अब आप इससे जनता खुश होती है। दरअसल क्या है, देखिए अब जो महाराष्ट्र में हो रहा था, दो मंत्री जो आए, अनिल देशमुख जी रहे, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, पुलिस को हर महीने टारगेट दे दिया था इतने 1000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का हर जिले का, और सारा आपने सबने देखा। इसी प्रकार से एक उनके महाविकास अघाड़ी के एनसीपी से आते हैं नवाब मलिक जी हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने देखिए दाऊद जैसे आतंकवादियों से संपत्ति खरीद ली उनके घर की, और वो सिद्ध भी हो रहा है, जिसके कारण से आज इतने सारे दिन हो गए तभी अभी भी वो जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही, कोर्ट से उनकी जमानत बार बार खारिज हो जाती है, जमानत याचिका। तो भ्रष्टाचार के जो ये लोग कीर्तिमान गढ़ रहे थे, उससे जनता को निजात मिलेगी, महाराष्ट्र की मुक्ति मिलेगी, जन कल्याण। और आपस में ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपस में सरकार चलाने के जनता को निजात मिलती तो चुनते ही क्यों, जनता को निजात मिलती तो चुनते ही क्यों? सत्येंद्र जी, मैं इंटरप्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कुछ ऐसी बातें आ रही है जहां मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, आप बोलिएगा। आप देखिए, जनता ने तो 106 सीट देके भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। आज भी हमारे 106 विधायक हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अगर शिवसेना के अंदर मानव जो नैतिकता थी, नैतिकता को वो भूल ही गए थे, और बड़े भाई छोटे भाई वाली बात को भी उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने तो लालच आ गया था उनके मन में, और आज लालच की परिणति, हमने उसमें कुछ किया नहीं। शिवसेना के स्वयं के लोगों ने ही कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि शिवसेना जो एक नीति पर चलती थी, जिसके आदर्श वीर सावरकर जी जैसे लोग शिवसेना के आदर्श हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनके लिए महान देशभक्त हैं, शिवसेना बताती है। और कांग्रेस और एनसीपी उनको गाली देते हैं कि वीर सावरकर जी जो हैं गद्दार थे और ये सारी चीजें।
तो वो आपस में उनकी एकता नहीं बन पा रही थी। और यही बात आप देखिए एकनाथ शिंदे जी के बयान से, और उनके साथ इतने सारे लोग चले गए जो आप बता रहे हैं, इससे ज्यादा भी संख्या उनके पास है, लगभग 50 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं। तो कितना पूरी की पूरी 55 विधायक तो शिवसेना के अंदर है। अब आज ही उनकी कैबिनेट की बैठक हुई है, तो कैबिनेट की बैठक में शिवसेना की ओर से मात्र एक मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल रहे, तो उद्धव ठाकरे जी। तो अब मैं तो बता रहा हूँ आपको कि उनका बहुमत खो चुके हैं वो। तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर ही उनको, देखिए जो काम वो 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाएगा तो जाएगा ये मामला, और फिर करना पड़ता है। ऐसा ही पहले ही वो अगर कर देंगे तो नैतिकता पे कुछ बचेगा। अब जैसा आपने कमलनाथ जी की बात की, तो कमलनाथ जी की आंखों के नीचे से खुद काजल चुरा लिया गया था मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ जी मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे नहीं हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हमारी बहुमत की सरकार है। लेकिन अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आपको फ्लोर टेस्ट करना है, कल आप फ्लोर टेस्ट करिए। और जब फ्लोर टेस्ट करने की बात आई तो कमलनाथ जी का दम फूल गया और उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि 10 दिन बाद जो माननीय कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया, वो पहले ही अगर दे देते तो बहुत अच्छा रहता। कम से कम जनता के मन में ये बात तो जाती कि कांग्रेस जो है सिद्धांतवादी पार्टी है, लेकिन सिद्धांतों को एक तरफ रख देती है कांग्रेस। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। अभिनव जी, कमलनाथ जी गए हैं एक दूत बनकर, बचा पाएंगे? और दूसरी चीज, ये हमेशा दो सवाल है यहाँ पे। देखिए, एक तो क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करा कैसे देती है, और कांग्रेस या उनसे जुड़े लोगों के साथ ऐसा हो क्यों जाता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से, तो स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत देश की जनता सब कुछ लगातार देख रही है, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है लगातार। इससे पहले आपने देखा कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, गोवा में, आसाम में, हर जगह ये कोशिश करते हैं, और फिर बड़े सीधे साधे तरीके से, जैसे हमारे साथी भाई प्रवक्ता ने भाजपा के जिस तरीके से बोला कि हमें नहीं पता कहाँ गए, क्या हुआ, और खुद इनके असम में बाढ़ आई हुई है, जनता वहाँ परेशान है, बिजली पानी संकट से। रेडिसन में जैसे बता रहे हैं, संख्या भी बता रहे हैं, 50-55 विधायक हैं इनके पास। ये कर कैसे लेते हैं ये सब? मतलब देश को जो जनाधार मिलता है, किसी को भी मिलता है, उसकी हत्या होते देख के मुझे तो नहीं लगता है कि शायद इनके मंत्री लोग ही खुश हो रहे हैं। जिस तरीके से वो हंस रहे थे, अभी मैं देख रहा था, नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे इनके जो भी मंत्री लोग हैं, वो लोग हंस हंस के बयान दे रहे हैं कि अरे वाह, हमारी तो सरकार बनने वाली। मतलब इनको जरा सा भी नहीं लग रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, खरीद फरोख्त करके एक राज्य को छोड़ते, फिर दूसरा राज्य पकड़ते हैं, वहां पे किसी को बहुमत है। अरे तो चुनाव कराना ही बंद करा दो ना आप लोग। आप तो लोकतंत्र की हत्या कर चुके हो। आप सारी चीजों पे कब्जा करना चाहते हो, तो चुनाव की जरूरत क्या है? आप लोग सब कुछ छोड़ दो। जनता को मूर्ख बनाना, जनता के मुद्दों से भाग के, जनता परेशान है इस समय महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली से, पानी से, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। किस तरीके से आपके पास, आपने बहाना दे रहे हैं कि पेंशन देने के हमारे पास पैसे नहीं है, और आप यहाँ पे विधायकों को, एक एक विधायक का 3-3 लाख रुपए पर डे के होटल में आपने रुकवा रखा है रेडिसन में। मतलब कोई पराकाष्ठा नहीं है। आप लोगों की सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान कैसे क्या करेगा। बात करते कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी के बराबरी के तो ये लोग जब पल्ले में झूल रहे थे ना, तब कमलनाथ जी राजनीति कर रहे थे। कमलनाथ जी की बात करते हैं। अरे आज आपका घमंड और अहंकार जो इतना सर चढ़ के बोल रहा है, और एक सीनियर लीडर को जिसने देश को बनाने में 40 साल किस तरीके से ये देश बनाए, किस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उस नेता के बारे में आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा भी नहीं आ रही है, और आप हंस हंस के आपके मंत्री बयान दे रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि आज जो काला दिन है लोकतंत्र का, जो लगातार आ रहा है, उससे बुरा कुछ भी नहीं है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या कमलनाथ कुछ बचा पाएंगे? पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत सारी जगह से हम बार बार देख रहे हैं। चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, अभी हम महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें। यदि ऐसा ही करना है, और यदि कोई नाराजगी किसी विधायक की या किसी भी दिग्गज की है, और वो अचानक से अपने साथ समर्थन में लेके इधर से उधर कर दे, पूरी सत्ता ही बदल दो, आप सरकार ही बदल दो, ये कहाँ तक उचित है? क्या सिर्फ अपना फायदा देखना है? जी जी राखी जी, देखिए, वर्तमान समय में राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आजादी के बाद पॉलिटिकल पार्टी लोग
अपनी आइडियोलॉजी से मैच करती हुई पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके पीछे वो हमेशा किसी भी स्थिति में अपने स्वार्थों को ना रखते हुए पार्टी हित को महत्वपूर्ण समझते थे और पार्टी के डिसीजन को सिरोधार मानते थे। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि लोग जरा से भी अगर उनके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं हुए तो या तो पार्टी से दूर चले जाते हैं या पार्टी को ऐसे वक्त पर मझधार में छोड़ देते हैं कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। आपने बहुत सारे राज्यों के उदाहरण दिए हैं, लेकिन एक भी बात पक्की है कि चाहे रूल हो या अपोजिशन हो, दोनों के इस देश के सुधार के लिए या देश को आगे ले जाने में बराबर रोल होता है। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अपोजिशन में रहना आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगता? अब आप कहेंगे मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपका लिंक है। यहां से महाराष्ट्र से एमएलए गुजरात जाते हैं, गुजरात में बीजेपी के एमएलए वहां उनकी तामीरदारी करते हैं और उधर जाके अगर असम में जाते हैं तो वहां स्वागत में पलक पावड़े बिछाते हैं भाजपा के एमएलए। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि लिंक नहीं है। अभी तक आप ये कहते रहे कि कांग्रेस से लोग नाराज हो रहे हैं इसलिए कांग्रेस से पलायन हो रहा है, लेकिन अभी तो आपने कांग्रेस को छोड़ के अपनी ही आइडियोलॉजी से मैच करती हुई पार्टी शिवसेना की तरफ अटैक कर दिया है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं आपको सत्ता में आना विपक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। जबकि मैं आपको बताऊं भाजपा उस पार्टी की फॉलोअर रही है, उस विचारधारा की फॉलोअर रही है जिसमें अटल जी जैसे लोग थे जो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी इतना वजूद रखते थे कि सरकार भी उनके सम्मान और सत्कार के लिए मजबूर हो जाती थी। इंदिरा जी जैसे लोग अटल जी को रेस्पेक्ट करते थे जो देश की ना केवल बड़ी दुनिया की बड़ी इज्जत थी। अब आपका प्रश्न है कि कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं? देखिए कमलनाथ जी को कांग्रेस में तो कोई वहां कुछ है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को भय रहता है कि कहीं हमारे एमएलए कुछ न चले जाए, क्योंकि वो मामला पूरा शिवसेना का है। शिवसेना को हैंडल करने में उद्धव ठाकरे हैं या उनकी फैमिली है या दूसरे एमएलए या पार्टी के और लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जी को सिर्फ यही कहने के लिए पार्टी हाईकमांड ने भेजा होगा कि वो अपने पार्टी के एमएलए की रक्षा करें। जब किसी बड़ी पार्टी के लोग सीधे के सीधे मोर देन 40 एमएलए अगर चले जाते हैं तो चिंता का विषय तो दोनों एनसीपी को भी है वहां। ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस को है कि कांग्रेस के एमएलए जा सकते हैं, एनसीपी के एमएलए, क्योंकि अभी भी इतने एमएलए के बाद भी 37 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। अगर 37 एमएलए से ज्यादा होते हैं तभी सत्ता वहां गिर पाएगी, अन्यथा बाइपोल्स होंगे या असेंबली भंग होगी, ये रास्ते निकलेंगे। लेकिन आज जो सिनेरियो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि शिवसेना ने या वहां की लीडरशिप ने या उद्धव ठाकरे ने अपनी जो दूरदर्शिता है या जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं बहुत वीक रखी है। अगर वो इनके मंसूबे को समझते एक नाथ शिंदे को, तो अगर उनको सेकंड लाइन का व्यक्ति ना बनाते, अगर कहीं वो कैबिनेट में ही नहीं होते, तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती कि आपके 40 के लगभग विधायक मंत्रियों के साथ उनके साथ चले जाते। तो हमेशा राजनीति में अपने दुश्मन पर नजर रखना भी एक बड़ी कूटनीति होती है। कहीं ना कहीं इस कूटनीति में उद्धव ठाकरे फेल होते नजर आ रहे हैं। पहली कारण क्या होगा कि राज ठाकरे का शिवसेना से अलग होना ही एक बड़ा झटका शिवसेना को था, क्योंकि शिवसेना की ताकत या बाला साहब के जो वास्तव में अगर कोई माना जाता था उत्तराधिकारी तो राज ठाकरे को माना जाता था, जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों में एक बड़ा वजूद रखते थे। कहीं ना कहीं वो दूर होने से ही उस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा और भाजपा वहां नजर रखती रही। उसने एकनाथ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का आज का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा उस समय का है जब ये पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। उस समय एकनाथ शिंदे चाहते थे कि मुझे पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। आपको याद होगा राखी जी, बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी वो है, बाला साहब ठाकरे खुद कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन जाते, कई बार मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्ति को आगे लाया। उद्धव ठाकरे को मैं कह रहा हूं एक एक्सपीरियंस कम होने के कारण ये कहीं ना कहीं शिवसेना को झेलना पड़ रहा है और भाजपा को ये मौका मिला। लेकिन राजनीति के लिए एक अच्छे संदेश नहीं है, ये अच्छे मैसेज नहीं है कि
कि आप बार बार रिपीटेडली किसी ना किसी स्टेट में जहां मौका मिलता है आप ही क्यों सामने आते हैं। बिल्कुल। अब कांग्रेस का बहाना आपके पास नहीं चलेगा, आपने हिंदुत्व को मानने वाली दूसरी पॉलिटिकल आउटफिट को भी घेर लिया है। इसीलिए ये बात इसीलिए सत्येंद्र जी मैंने शुरुआत में इस चीज को बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों करती है, और जहां नुकसान होता है वहां तो खैर बहुत सारे लोग हैं ही। अब कमलनाथ जी कितना इसको कहते हैं ना कि वो जो बिगड़ गया है सब वो संभलेगा नहीं संभलेगा ये तो हम देख लेंगे, लेकिन हर जगह पे क्यों? मुझे लगता है देखिए इलेक्शन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक ग्राफ, एक लेवल, सब कुछ बहुत अलग है ना, आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जो निर्णय है तो जरूरी तो नहीं है कि हमको सबको विपक्ष को अच्छा ऐसी कोई सोच है क्या कि विपक्ष हो ही ना, विपक्ष मुक्त हो जाए, कांग्रेस मुक्त हो जाए, शिवसेना मुक्त हो जाए, जितने दूसरे राजनीतिक दल है सब मुक्त हो जाए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहे? कैसे हो पाएगा ऐसे? क्या ऐसी कोई सोच है कि सबको एक लाइन से निपटाना है? राखी जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हाँ, मैं बता दूं, मैं 1 मिनट सत्येंद्र जी, सत्यप्रकाश जी, सत्येंद्र जी से मेरा सवाल था, 1 मिनट आ रही हूँ। हाँ राखी जी, मैं देखिए थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ जैसा आपने बोला कि ये क्यों भाई जब बीजेपी कर रही है, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्पेक्ट्रम को हमें ब्रॉड करना होगा। और आपको मैं बता दूं कि एक शुरुआत ये सारी जो कांग्रेस ने का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने 105 बार से ज्यादा इतिहास में आज तक आजादी के बाद से चुनी हुई सरकारों को आर्टिकल 356 लगाकर डिफंक किया हुआ है। आप इतिहास निकाल लीजिए, आप अपने पीसीआर से भी कहेंगे तो ये पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी करेगी क्या? में रहा है, लेकिन सुनो आपको मैं बता दूं, आपने भारतीय जनता पार्टी की, और जैसा हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे विषय पे प्रकाश डाला है, तो मैं उस पे उन्होंने एक पहलू पे प्रकाश डाला है कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है विधायकों को जा रहे हैं तो उनको दूसरे राज्यों में, और ये सारा। मैं उस पर एक बात और भी कहूंगा, कृपया मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्धव ठाकरे की सरकार है, महाविकास अघाड़ी की सरकार, उससे आग्रह भी करूंगा कि कृपया करके आपकी नैतिकता पे बहुमत आप खो चुके हैं, तो आप लोग कोई जो है ना वेंडेटा पॉलिटिक्स, जो आपके लोग वहां चले गए, विधायक आपके साथ नहीं है, तो आप देखिए ये लोग वहां पे उनके घरों पर जाकर के शिव सैनिक जो है परेशान कर रहे हैं, उनको FIR हो रही है उन लोगों के ऊपर, जैसा मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको जानकारी है कि नितिन देशमुख जो 1 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ मैं, किस तरीके से जान बचाकर गुजरात में एयरपोर्ट से वापस आए। सुनिए सत्येंद्र जी, और आपके आप है ना ये जनता को है ना भ्रमित मत करिए, आप कभी जवाब नहीं दिया, कृपया मेरा आपसे हाथ जोड़ नहीं, हाथ जोड़ के नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने जिस तरीके से धमकी देकर आपने बयान सुना है नितिन देशमुख जी का, जो विधायक है शिवसेना के, किस तरीके से जान बचा के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायकों ने जिस तरीके से वहां पर कैप्चर कर वहां से एयरपोर्ट से गुवाहाटी भेजा है। ये उनके बयान देखिए कि विधायकों की पत्नियां गुहार लगा रही हैं कि हमारे, इसीलिए लगा रही हैं क्योंकि उनके घर पे हमले न करने। ये आप सब लोगों का करा धरा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है ना, ये आप लोग जो कर रहे हो ना, और चुपचाप से बैठ के मीठी मीठी बातें कर ये बताना चाहते हो ना आप लोग। करने लगे, प्लीज कृपया आपसे निवेदन, आप उनको समय बोलिएगा। देखिए समय की सीमा भी है, समय की सीमा भी है, जवाब नहीं देने दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करिए। ये धमकी वमकी आपकी है ना, ये हम लोकतंत्र, जब तक कांग्रेस पार्टी है ना, सुनिए, लोकतंत्र जब तक जिंदा रहेगा और दबा नहीं पाओगे आप किसी को कि जवाब नहीं देने देंगे या ऐसा नहीं करने देंगे, लेकिन हम आपका झूठ भी सामने नहीं आने देंगे सत्येंद्र जी। धारा 356 भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 को यूज करके संविधान की बात कर रहे हो, संविधान को खत्म नहीं कर रहे हो। भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, ऐसी सरकारों को भंग करने का, भ्रूण हत्या करने का जो पाप किया है लोकतंत्र में, वह कांग्रेस ने किया है। तो कृपया आप जरा अपने समय बोलिएगा। और मैं बता दूं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी आप संभाल नहीं पाए, माननीय सिंधिया जी कहते रहे, कमलनाथ जी सुनते नहीं थे, उन्होंने साफ कहा था कि हमारे लोग तो बेंगलोर भी गए, बेंगलोर में अपने लोगों से बात भी करना चाहते थे, और वही घटना आज आप लोग कर रहे हैं। अगर आ चाहे उसूलों पर, अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर अगर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, और जरूरत पड़ जाए तो सरकार गिराना भी जरूरी है। मैंने पूरा कर दिया। चलिए देखिए, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, समय की सीमा है, मैं और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। बात तो यही होती है ना कि जो जिस खेल में जीत जाए वो सिकंदर होता है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ भी नहीं करूंगी, देखते हैं क्या होगा, कुछ बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, लेकिन आपकी जो आप कह रहे थे उसको मैंने पूरा कर दिया। सत्येंद्र जी प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए
क्या होगा? संभावनाएं जो दिख रही हैं, जो बन रही हैं, फिलहाल तो चल रहा है संघर्ष, जो भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम नजरिए से देखिए तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब राजनीति है और राजनीति का स्तर तो मुझे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि किस स्तर पर जा चुका है। देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।